भूमिहार। एक ज़माना था जब बिहार की राजनीति और भूमिहार एक दूसरे के पर्याय होते थे, लेकिन आज इनकी सियासी ताकत की चर्चा इनके बिखराव और बेचैनी की वजह से भी होती है। इस विरोधाभास को समझने के लिए साल 1950 में चलिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जमींदारी उन्मूलन कानून को लेकर हिचक रहे थे। उनको डर था कि जमींदार, जो कांग्रेस के बहुत बड़े मददगार थे, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा भी लिया, ये नाराज हो जाएंगे। तभी बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी ही जाति के बड़े बड़े जमींदारों और राजाओं के खिलाफ जाकर बिहार में देश का पहला जमींदारी उन्मूलन कानून यानी जमींदारी अबोलिशन एक्ट पास कर दिया। ये एक भूमिहार नेता का अपनी ही ताकतवर जाति के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम था, सोशल जस्टिस के लिए ही। लेकिन फिर 90 का दशक आते आते ऐसा क्या हो गया कि बिहार के निर्माता कहे जाने वाले इसी समाज को अपनी ही जमीन पर बंदूक उठानी पड़ी। परशुराम का वंशज होने का दावा करने वाली इस जाति के हाथों में कलम और जमीन की जगह हथियार कैसे आ गए, और कैसे कांग्रेस की रीढ़ माने जाने वाला यह समाज आज हिंदुत्व की सियासत में अपनी नई जगह को तलाशता है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज हम जानेंगे बिहार की सियासत में भूमिहारों की इसी दिलचस्प भूमिका को। भूमिहार हैं कौन? क्या वो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं या फिर कोई और जाति? ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सियासत और समाज में गूंजता रहा है। इसी एक सवाल ने बड़ी बड़ी बहसें खड़ी की और कई बार सामाजिक तनाव भी पैदा किया। जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है तो भूमिहार समाज से जुड़ा इतिहास और उनके नेता एक ही दावा पेश करते हैं कि वो अयाचक ब्राह्मण हैं। अब अयाचक परंपरा क्या है? इस दावे को समझने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती अपनी किताब ब्रह्मर्षि वंश विस्तार में ब्राह्मणों के 6 कर्मों का जिक्र करते हैं, षट कर्म। वो समझाते हैं कि इन 6 कर्मों में से 3 धर्म के लिए थे: यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना और दान देना। अब जो बाकी 3 कर्म थे, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ाना और दान लेना, प्रतिग्रह, ये सिर्फ जीविका यानी पेट पालने के साधन थे, परिवार को पालने के। भूमिहारों की पहचान इसी दूसरे हिस्से को त्यागने से जुड़ी है। उन्होंने दान और दक्षिणा पर जीने के बजाय जमीन और किसानी को अपनी जीविका बनाया। भूमिहारों को जमींदारी से जोड़कर भी देखा ही जाता है। इनकी पहचान इस तरह कैसे बनी? भूमिहार समाज अपनी इस पहचान की जड़ें योद्धा ऋषि परशुराम की पौराणिक कथा से जोड़ता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम ने क्षत्रिय राजाओं को हराया और उनकी ज़मीन अपने ब्राह्मण अनुयायियों को सौंप दी ताकि वो उसकी रक्षा कर सकें और उस पर खेती करके अपना जीवन वो चला लें। इस मान्यता ने उन्हें एक जमींदार योद्धा की पहचान दी। समाज का नाम यानी कि भूमिहार भी इसी इतिहास की तरफ इशारा करता है, या इस मत की तरफ। अनुराग शर्मा अपनी किताब ब्राह्मण्स हु रिफ्यूज टू बेग में समझाते हैं कि ये 2 शब्दों से बना है, भूमि और हार, यानी धारण करने वाला या मालक। पुराने ज़माने में भूम एक ऐसी खास जमींदारी को कहा जाता था जो अक्सर सैनिक सेवा या किसी इलाके की हिफाजत करने के बदले दी जाती थी। तो जो ब्राह्मण ऐसी ज़मीनों के मालिक हुए वो भूमिहार ब्राह्मण कहलाए, और इसी वजह से फ्रांसिस बुकानन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें मिलिट्री ब्राह्मण्स ये कहा। मेगास्थनीज जैसे यूनानी राजदूत ने भी लिखा कि मगध के कुछ ब्राह्मण ज़रूरत पड़ने पर हथियार भी उठाते थे और बड़ी बहादुरी से लड़ते भी थे। लेकिन इस दावे के साथ साथ कुछ विवादित कहानियां भी हमेशा चलती रहीं। डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री जैसे इतिहासकारों का मानना था कि मौर्य काल में जब मगध बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र बना, तब कई ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया क्योंकि वो स्टेट रिलीजन की तरह होता जा रहा था। सदियों बाद जब हिंदू परंपराओं के राजाओं का रसूख लौटा तो ये लोग वापस अपने पुराने धर्म में लौटे। हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, जिसे भी तरह आप समझें, इनकी इसी घर वापसी की वजह से ब्राह्मणों के एक तबके ने इन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, जो कन्वर्ट हुए और फिर दोबारा कन्वर्ट हुए, और उन्हें बाभन या भूमिहार ब्राह्मण जैसी अलग पहचान दे दी गई। तो इस तरह भूमिहार समाज की कहानी जमीन पर अधिकार और पुरोहिती के त्याग की कहानी बन जाती है। एक ऐसी पहचान जिसमें शास्त्र और शस्त्र दोनों की झलक मिलती है। ये पहचान जितनी सीधी आपको नज़र आ सकती है,
उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन ये तो सिर्फ पहचान की बुनियाद थी। इस पहचान को कागज़ पर और समाज में मनवाने के लिए भूमिहारों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अपनी अयाचक ब्राह्मण वाली पहचान के बावजूद भूमिहारों को इसे समाज को और सरकार को मनवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस लड़ाई का मैदान बना ब्रिटिश राज की जनगणना, सेंसस। अंग्रेज अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत की हर जाति को सामाजिक सीढ़ी में ऊपर नीचे फिट करते थे। कई स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि अंग्रेज सिर्फ क्लासिफाई करना चाहते थे, यूरोपियन लेंस से इंडियन सोसाइटी को देखना चाहते थे, एक टेबल बनाना चाहते थे, और सेंसस की अपनी भूमिका है भारत के समाज को समझने में, उस समय के डेटा की भी है। लेकिन ये जो फूट डालो राजनीति करो वाली चीज़ है, वो अंग्रेज़ों के हर फैसले के कहीं ना कहीं मूल में रहती थी, इसलिए उसका जिक्र हमने यहाँ भी किया। सेंसस की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो जगह है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, लेकिन इससे होता क्या था उसकी तरफ संकेत है। इसकी सबसे बड़ी चोट भूमिहारों को कैसे लगी, उसके लिए एक किस्सा सुनिए आप। 1857 की क्रांति का किस्सा। अनुराग शर्मा अपने किताब ब्राह्मण्स हु रिफ्यूज टू बेग में लिखते हैं कि क्रांति के दौरान बेतिया, हथवा और टिकारी जैसी बड़ी भूमिहार रियासतों के राजाओं ने या तो अंग्रेज़ों का साथ दे दिया या फिर वो तटस्थ रहे। लेकिन अंग्रेज इस बात से नाराज थे कि 1857 की बगावत की पहली चिंगारी एक भूमिहार सिपाही मंगल पांडे ने ही सुलगाई थी। शायद इसी का बदला लेने के लिए जब 1865 में अंग्रेजों ने जातियों की पहली लिस्ट बनाई, तो उसमें ब्राह्मणों को पहले और राजपूतों को दूसरे नंबर पर रखा गया, भूमिहारों को तीसरे पायदान पर धकेल दिया गया। इस कदम को भूमिहार समाज ने अपने लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा। प्रिविलेज जाति किसी को अच्छी नहीं लगती। जब 1881 की आधिकारिक जनगणना में यही बात दोहरा दी गई, तो फिर पूरे समाज में गुस्सा ही फैल गया। इसी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन फिर खड़ा हुआ। 1889 में बनारस के महाराजा श्री प्रभु नारायण सिंह के नेतृत्व में अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण महासभा, इसका गठन होता है। इसका सिर्फ एक मकसद था, जनगणना में भूमिहारों को ब्राह्मण का दर्जा दिलवा देना। इस लड़ाई में उन्हें एक और मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा था। पारंपरिक पुरोहिती करने वाले ब्राह्मण जो याचक परंपरा को अभी भी मान रहे थे, वो भूमिहारों के दावे का कड़ा विरोध कर रहे थे कि ब्राह्मण तो हम हैं। इस दौर में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपनी कलम उठाई। उन्होंने 1916 में भूमिहार ब्राह्मण परिचय नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने शास्त्रों का रेफरेंस दिया और साबित किया कि पुरोहिती करना या दान लेना ब्राह्मण होने की शर्त नहीं है। हम पुरोहिती नहीं करते, ना दान लेते, फिर भी हम ब्राह्मण हो सकते हैं, और ये बात शास्त्र से आ रही है। सालों के संघर्ष और सामाजिक दबाव के बाद आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत झुकी। 1911 की जनगणना में संयुक्त प्रांत यानी आज जो उत्तर प्रदेश बन गया मॉडर्न, वहाँ उन्हें ब्राह्मणों के साथ गिना गया और बिहार में उन्हें ब्राह्मणों के बराबर मान लिया गया। ये तो थी बाहरी दुनिया से अपनी पहचान मनवाने की लड़ाई, लेकिन इस समाज के भीतर का ढांचा कैसा है, इनके अपने नियम कानून क्या है जो इन्हें दूसरे ब्राह्मणों से अलग बनाते हैं? इसका जवाब इनकी विवाह परंपरा में आपको मिल सकता है। हम एक छोटा हिस्सा ले रहे हैं, पूरी भूमिहार सोसाइटी को एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। एक संकेत ले लीजिए आप। अनुराग शर्मा अपनी किताब में बताते हैं कि भूमिहार समाज में शादी ब्याह के लिए दोहरी व्यवस्था काम करती है, एक गोत्र और दूसरी मूल। अब गोत्र तो वही है जो ज्यादातर ब्राह्मणों में है, यानी किसी वैदिक ऋषि के नाम से चलने वाला वंश, कश्यप, भारद्वाज, शांडिल्य। लेकिन मूल इनकी अपनी अलग व्यवस्था है, भूमिहार स्पेसिफिक। मूल का मतलब है कि आपके खानदान का शुरुआती गांव कहाँ है। ये भूमिहारों के लिए गोत्र से भी ज्यादा मायने रखता है। अनुराग शर्मा लिखते हैं कि इस समाज में एक ही गोत्र में शादी फिर भी हो सकती है, लेकिन एक ही मूल में शादी करना पूरी तरह से वर्जित है। एक लड़का न तो अपने पिता के मूल की लड़की से शादी कर सकता है और न ही माता के मूल की लड़की से। ये व्यवस्था दिखाती है कि उन्होंने अपनी सामाजिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए कितने कड़े और जटिल नियम बनाए थे। भूमिहार समाज के इतिहास में देखें तो इस समाज में ऐसे कई राजा और योद्धा हुए जिनके किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। सबसे दिलचस्प किस्सा है बनारस के राजा चैत सिंह का। साल था 1781। अंग्रेज हुकूमत तेजी से फैल रही थी और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को अपनी लड़ाइयों के लिए चाहिए था पैसा। तो उसने राजा चैत सिंह से भारी भरकम रकम और फौज की मांग की। चैत सिंह ने मना कर दिया। इस इनकार से तिलमिलाया हुआ हेस्टिंग्स उन्हें सबक सिखाने का दिमाग लेकर बनारस आता है। 17 अगस्त 1781 की सुबह जब राजा चैत सिंह अपने शिवाला महल में पूजा पाठ कर रहे थे, तो हेस्टिंग्स ने 2 अंग्रेज अफसरों, लेफ्टिनेंट स्कॉट और लेफ्टिनेंट साइम्स को 200 सिपाहियों के साथ उन्हें गिरफ्तार करने भेज दिया।
लेकिन ये हेस्टिंग्स की बहुत बड़ी भूल साबित हुई। जैसे ही अंग्रेज सिपाहियों ने महल में घुसने की कोशिश की, राजा के मुट्ठीभर सैनिकों और बनारस के आम लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। लड़ाई इतनी भयानक थी कि दोनों अंग्रेज अफसरों समेत 200 से ज्यादा सिपाही मौके पर ही मार डाले गए। अब जब यह लड़ाई हुई तो पूरे बनारस में बात फैली कि फसाद हुआ क्यों। पता चला कि राजा पूजा कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट करने के लिए अंग्रेजों ने फौज भेज दी। तो राजा के इस अपमान की खबर आग की तरह फैल गई और गुस्साई भीड़ ने अंग्रेजों के जहां ठिकाने मिले वहीं हमला कर दिया। हालात इतने बिगड़े कि वॉरेन हेस्टिंग्स को अपनी जान बचाकर चुनार के किले की तरफ भागना पड़ा। कहते हैं कि वो इतनी बुरी तरह घबराया हुआ था कि उसकी हालत पर काशी में एक कहावत ही चल गई, घोड़े पर हौदा हाथी पर जीन, ऐसे भागा वॉरेन हेस्टिंग। भूमिहार परंपरा में शौर्य की अकेली कहानी नहीं है। जब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था तब भी समाज के राजा बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा ले रहे थे। रेफरेंसेस मिलते हैं साल 1527 में, जब मेवाड़ के राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ खानवा की मशहूर लड़ाई लड़ी तो उनकी राजपूत फौज को सबसे बड़ी मदद एक भूमिहार राजा ने दी थी। अनुराग शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि पहाड़गढ़ रियासत के राजा कामदेव मिश्रा ने न सिर्फ राणा सांगा का साथ दिया बल्कि अपनी 11,000 सैनिकों की टुकड़ी भी उनकी मदद के लिए भेजी। यहाँ तक कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी राणा सांगा और मेदिनी राय जैसे बड़े नामों के साथ कामदेव का जिक्र किया है। और फिर आता है वो नाम जिसे तो पूरा देश ही जानता है, मंगल पांडे। ये कुछ किस्से हैं जो बताते हैं कि भूमिहार समाज का इतिहास सिर्फ जमीन और किसानी का नहीं बल्कि शस्त्र और स्वाभिमान का भी रहा है। लेकिन जंग सिर्फ मैदान में तो नहीं लड़ी जाती। 20वीं सदी में एक नई जंग शुरू हुई, विचारों की, जमीन के हक की और किसानों की। 20वीं सदी की शुरुआत में भूमिहार समाज ने दो ऐसे कद्दावर नेता पैदा किए जिनकी राहें एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। एक की पहचान सन्यासी के गेरुए वस्त्र से थी तो दूसरे की पहचान सत्ता के गलियारों से। एक ने किसानों के हक के लिए अपनी ही जाति के जमींदारों से लोहा लिया तो दूसरे ने मुख्यमंत्री बनकर उसी जमींदार समाज की सियासत को बुलंदी पर पहुंचाया भी। ये कहानी है स्वामी सहजानंद सरस्वती और डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा की। कहानी की शुरुआत हम सन्यासी से करते हैं जिनका नाम था नौरंग राय। गाजीपुर के एक साधारण भूमिहार ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। नौरंग राय स्वामी अच्युतानंद से दीक्षा लेने के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए। शुरुआत में उन्होंने भूमिहार ब्राह्मण महासभा के मन से अपनी जाति के सम्मान के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने 1916 में ब्रह्मर्षि वंश विस्तार नाम की किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने पुरोहिती और दान दक्षिणा को ब्राह्मण होने की शर्त मानने से इनकार किया। लेकिन जल्द ही सहजानंद सरस्वती को यह एहसास हुआ कि उनकी जाति के बड़े बड़े जमींदार और राजे रजवाड़े किसानों पर बेइंतहा जुल्म भी करते हैं। अनिकेत नंदन और आर संतोष ने दिसंबर 2020 में जर्नल ऑफ हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में छपे अपने रिसर्च पेपर एसोसिएशनल स्ट्रक्चर्स एंड बियॉन्ड में लिखा कि महासभा के भीतर ही जमींदार नेताओं और सहजानंद सरस्वती के बीच टकराव बढ़ा। भूमिहार जमींदार नहीं चाहते थे कि स्वामी जी किसानों के हक की बात करें। इस वैचारिक टकराव के बाद सहजानंद सरस्वती ने अपनी जाति की राजनीति से मुंह मोड़ा और किसानों के हक को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया कि मना कर रहे हो, मैं अब यही चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की नींव रखी। ये संगठन इतना बड़ा हुआ कि 1935 तक ये भारत का सबसे बड़ा प्रांतीय किसान संगठन बन चुका था। 1936 में जब लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा बनी तो स्वामी सहजानंद को ही उसका पहला अध्यक्ष भी चुना गया। ये रसूख है। उनका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक आंदोलन था 1937-38 का बकाश्त आंदोलन। अब बकाश्त उस जमीन को कहा जाता है जिस पर किसान पुश्तों से खेती करते आए लेकिन मालिकाना हक उनका नहीं। तो ऐसे में जमींदार जब चाहते किसानों को बेदखल कर देते क्योंकि नाम तो लिखा नहीं है। स्वामी जी ने इसी अन्याय के खिलाफ किसानों को एकजुट किया और एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जिसके दबाव में आकर आखिरकार बिहार टेनेंसी एक्ट पास हुआ और किसानों को उनकी ज़मीन पर हक मिला। मज़े की बात यह थी कि जिन जमींदारों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही थी उनमें से ज़्यादातर सहजानंद सरस्वती की पूर्व जाति, संन्यास के बाद जाति नहीं रह जाती है, भूमिहार से ही आते थे। वक्त के साथ सहजानंद सरस्वती का कद इतना बड़ा हो गया कि सुभाष चंद्र बोस ने भी उन्हें भारत के किसान आंदोलन का निर्विवाद नेता कहा था। एक तरफ स्वामी सहजानंद जमीन के हक के लिए जमींदारों से लड़ रहे थे तो दूसरी तरफ उन्हीं के समाज का एक और बड़ा नेता आज़ाद भारत में उसी ज़मीन की सियासत की सबसे मजबूत कड़ी बन रहा था। ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा या श्री बाबू। जब अंग्रेज़ों ने प्रांतीय सरकारें बनाई तब श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी बने, तब प्रीमियर बनते थे।
आज़ादी के बाद बिहार बना तो श्री बाबू उसके पहले चीफ मिनिस्टर बने और 1961 तक अपने पद पर रहे। उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है क्योंकि बरौनी में जो रिफाइनरी है, वहाँ से लेकर बोकारो में जो स्टील प्लांट लगा, बिहार के ज़्यादातर पुराने जो बड़े कारखाने आपको दिखते हैं, उन्हीं के दौर में नींव रखी गई। नीतीश कुमार जब अपनी प्रसिद्धि के पीक पर पहुंचे थे तो यही कहा जाता था कि श्री बाबू के बाद कोई कायदे का लीडर आया है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था और एक दिलचस्प कमेंट भी कि बिहार अपने पहले सीएम के जूतों में समाने वाले पांव इतनी मुश्किल से क्यों खोज पाता है। खैर, समसामयिक राजनीति अलिफ लैला का विषय है नहीं, उसके लिए फील्ड रिपोर्टिंग जब होगी तब आप देखिएगा। अभी इतिहास की तरफ लौटते हैं। श्री बाबू के दौर में भूमिहार समाज सत्ता के शिखर पर था। अनिकेत नंदन और आर संतोष बताते हैं कि 1957 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा 16.5% विधायक भूमिहार समाज से ही थे, लेकिन श्री बाबू ने भी अपनी जाति के जमींदारों को एक बड़ा झटका दिया। ऑब्जेक्टिव सोशल जस्टिस का था, सही काम करने जा रहे थे, समाज आड़े आ रहा था, लेकिन उन्होंने विरोध को दरकिनार किया। जब देश के जमींदारी उन्मूलन कानून पर बहस चल रही थी तो उन्होंने बिना किसी हिचक के बिहार में इसे लागू कर दिया। ये एक भूमिहार मुख्यमंत्री का अपनी ही जाति के ताकतवर जमींदारों के हितों के खिलाफ जाता फैसला था। स्वामी सहजानंद और श्री बाबू एक ही समाज से दो बड़े नेता हुए। एक वो जो किसानों के लिए अपनी ही जाति के जमींदारों से टकरा गया, और दूसरा वो जो उसी जमींदार का सबसे बड़ा नेता होते हुए भी जमींदारी को खत्म करने वाला कानून ले आया। ये विरोधाभास ही भूमिहार राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी थी और यही सबसे बड़ी ताकत भी थी, लेकिन यही ताकत 70 का दशक आते आते एक बड़ी चुनौती का सामना करने वाली थी। श्री बाबू का सुनहरा दौर हमेशा तो नहीं रह सकता था। 1970 का दशक आते आते बिहार की ज़मीन पर बदलाव की आहट हुई। श्री बाबू के बाद भी कांग्रेस का राज रहा, लेकिन अब उसकी ज़मीन खिसकने लगी। बिहार की राजनीति 3 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही थी और इन तीनों की सबसे ज़्यादा तपिश भूमिहार महसूस कर रहे थे। क्या क्या चुनौतियाँ? ज़मीन, मंडल और बंदूक। पहली चुनौती तो ज़मीन से आई। 60 और 70 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से एक आंदोलन शुरू हुआ जिसने पूरे देश के गरीब और भूमिहीन किसानों को एक आवाज़ देने की कोशिश की। माओवादी उग्रवाद की यही आग जल्दी बिहार के गांव-गांव पहुंची। अनिकेत नंदन और आर संतोष अपने रिसर्च पेपर में बताते हैं कि बिहार में ज़मीन पर कब्जा और सामाजिक हैसियत सीधे सीधे जाति से जुड़ी थी। एक तरफ ऊंची जाति के ज़मींदार थे तो दूसरी तरफ दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के भूमिहीन मजदूर। माओवादी संगठनों ने इन्हीं मजदूरों को लामबंद किया। वो ज़मींदारों के खिलाफ हथियार उठाने लगे, उनकी ज़मीन पर कब्जा करने लगे और मजदूरी बढ़ाने के लिए हिंसक आंदोलन करने लगे। चूँकि बिहार में भूमिहार सबसे बड़े और ताकतवर ज़मींदारों में से थे, इसलिए माओवादी आंदोलन का सबसे पहला और सीधा निशाना वही बन गए। ये उनकी ज़मीन और सामाजिक रुतबे दोनों पर एक साथ हुआ पहला बड़ा हमला था। दूसरी चुनौती आई एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉलिटिकल रियलिटी से। बिहार में अब पिछड़ी जातियों के नेता एकजुट होकर सत्ता में हिस्सेदारी मांगने लगे कि जब हम मोहल्लों में दिखते हैं, सड़कों पर दिखते हैं, तो हम विधानसभा में क्यों नहीं हैं, और विधानसभा में हैं तो मंत्री क्यों नहीं हैं। इसकी पहली झलक 1967 में दिखी जब बिहार में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी जिसमें कई पिछड़े नेता थे। हालांकि सरकार नहीं चल पाई ज़्यादा दिन, लेकिन इसने भविष्य की राजनीति का हिंट दे दिया। फिर आया 1990 का साल। ये वो साल था जिसने बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदला। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की। इसके तहत पिछड़े समाजों को, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन दिया गया। भूमिहार समाज के नौजवानों को लगा कि ये उनकी शिक्षा और नौकरियों पर सीधा हमला है। इसके खिलाफ पूरे बिहार में सवर्ण छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन फिर किया। इसी मंडल आंदोलन की लहर पर सवार होकर बिहार में एक नेता का उदय होता है, लालू प्रसाद यादव। 1990 में वो बिहार के मुख्यमंत्री हुए और इसी के साथ दशकों से चला आ रहा सवर्णों, खासकर भूमिहारों का राजनीतिक दबदबा खत्म हो गया। सत्ता का केंद्र अब पिछड़ी जातियों, खासकर यादवों की तरफ शिफ्ट हुआ और उस दौर को कई जानकार यादवीकरण या यादवाइजेशन ऑफ बिहार भी कह देते हैं, जब सरकारी तंत्र में यादवों को हर तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा था। अब भूमिहार समाज ने खुद को चौतरफा घिरा महसूस किया। एक तरफ माओवादी आंदोलन जमीन और समाज में उनके प्रभुत्व को चुनौती दे रहा था, दूसरी तरफ मंडल कमीशन के चलते उनके लिए उपलब्ध नौकरियों की संख्या नीचे आई थी, और तीसरी तरफ सोशल जस्टिस की जो समाजवादी पॉलिटिक्स जिसको कह दिया जाता है, उसने उन्हें राजनीति की दुनिया में एक जूनियर प्लेयर बनाकर रख दिया।
चौतरफा हमले ने समाज में एक ऐसी बेचैनी और असुरक्षा पैदा की कि जवाब देने के लिए कुछ लोगों ने कलम और हल की जगह बंदूक को उठाया। 90 के दशक में जब भूमिहार समाज को लगा कि जमीन, सियासत और नौकरियां सब कुछ ही हाथ से निकल रहा है, तो इस बेचैनी और गुस्से के माहौल से एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसे पूरे बिहार को फिर भुगतना पड़ा। ये कहानी थी जातिगत सेनाओं की। अनिकेत नंदन और आर संतोष अपने रिसर्च पेपर में बताते हैं कि उस दौर में पिछड़ी और दलित जातियों की तरफ से नक्सली संगठन जमींदारों को निशाना बना रहे थे, तो जवाब में सवर्ण जातियों ने भी अपनी निजी सेनाएं फिर बनाई। लेकिन इन सभी सेनाओं में सबसे ज़्यादा क्रूर और संगठित माना गया भूमिहारों की रणवीर सेना को। रणवीर सेना का गठन 1994 में भोजपुर जिले के बेलाउर गांव में हुआ था। इसका नाम 19वीं सदी के एक स्थानीय भूमिहार योद्धा रणवीर चौधरी के नाम पर रखा गया, रणवीर सेना। संगठन का मकसद साफ कि माओवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना है और भूमिहारों के सम्मान की रक्षा करनी है। ज़्यादा दिन नहीं बीते कि इस सेना की कमान आ गई ब्रह्मेश्वर सिंह या ब्रह्मेश्वर मुखिया के हाथ। रणवीर सेना ने अपनी हिंसक कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए परशुराम की योद्धा ब्राह्मण वाली छवि का इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि जब व्यवस्था और सरकार उनकी रक्षा करने में ही नाकाम है, तो उन्हें अपने सम्मान के लिए खुद हथियार उठाने का हक है। कि माले वाले आते हैं तो सब पुलिस तो आ नहीं रही बचाने के लिए, तो हम ही को गोली चलानी पड़ेगी। इस सोच को उस दौर के कई भूमिहारों का समर्थन भी मिला, क्योंकि उन्हें लगता था कि माओवादी सिर्फ दलितों और पिछड़ों के नाम पर भूमिहारों को ही निशाना बना रहे हैं। इसके बाद जो हुआ वो बिहार के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से है। रणवीर सेना ने मध्य बिहार के गांवों में हत्याओं और नरसंहारों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो सालों तक चला। सरकारी आंकड़ों के ही मुताबिक 1995 से साल 2000 के बीच रणवीर सेना ने 27 बड़े नरसंहार किए, जिनमें 260 से ज़्यादा लोगों का कत्ल हुआ। ज़्यादातर दलित और पिछड़ी जातियों के मजदूर थे। सबसे भयानक था 1996 का बथानी टोला नरसंहार, जहां 21 दलितों, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, इन्हें बेरहमी से मारा गया। और फिर 1997 का लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार भी था, जहां 60 से ज़्यादा दलितों का कत्ल किया गया। अब एक बात हम क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि यह हिंसा वन साइडेड थी। माओवादी संगठनों ने भी चुन चुन के भूमिहारों के गाँवों को टारगेट किया था। 1999 में जहानाबाद के सेनारी गांव में 35 भूमिहारों का नरसंहार इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और बहुत सारे इंसिडेंट्स यहाँ से भी हैं, जब माले के लोग गांव में पहुँचे, भूमिहारों को इकट्ठा किया और काट डाला। बिहार के गांव इसी तरह जातिगत हिंसा में फिर जलते रहे। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा भूमिहार समाज ही इस हिंसा का समर्थन करता था। 1997 में 39 पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित भूमिहारों, जिनमें प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, पत्रकार थे, उन्होंने एक पैम्पलेट छपवाकर रणवीर सेना की राजनीति की खुलकर निंदा की। इससे पता चलता है कि भूमिहार समाज के भीतर भी इस हिंसा को लेकर एक मत नहीं था। रणवीर सेना का दबदबा फिर सन 2000 के बाद कम होने लगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद रणवीर सेना पर सरकारी शिकंजा कसता रहा। 2002 में ब्रह्मेश्वर मुखिया की गिरफ्तारी के साथ ही रणवीर सेना का लगभग अंत ही हो गया। रणवीर सेना का उदय और पतन ये बता रहा था कि बंदूक से जमीन और सम्मान अब नहीं बचाया जा सकता। तो अब भूमिहारों को एक नई राजनीति की जरूरत थी। रणवीर सेना के दौर ने भूमिहार समाज को ये तो साफ साफ समझा दिया था कि बंदूक की नोक पर सियासी ज़मीन जो खोई गई वो वापस नहीं आएगी। कांग्रेस अब उनका घर रहा नहीं था और लालू प्रसाद यादव की राजनीति उनके हितों के ठीक उलट थी। उन्हें एक नए राजनीतिक सहारे की अब ज़रूरत थी, एक ऐसा सहारा जो उनके सम्मान को भी लौटाए और उन्हें सत्ता के खेल में वापस भी लाए। और यहाँ भूमिहारों का साथ दिया समय ने, टाइमिंग ने। 90 का दशक चल रहा था और ये वही दौर था जब देश में हिंदुत्व की राजनीति तेजी से उभर रही थी। राम मंदिर आंदोलन और मंडल कमीशन के विरोध ने भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों की स्वाभाविक पसंद बना दिया था। अनिकेत नंदन और आर संतोष अपने रिसर्च पेपर में बताते हैं कि भूमिहारों के लिए बीजेपी के साथ जाना एक सोचा समझा कदम था और इसकी कई वजहें भी थी। पहली, बीजेपी मंडल कमीशन के आरक्षण का विरोध कर रही थी उस समय, और भूमिहार भी आरक्षण को अपने लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देख रहे थे। दूसरी, बिहार में लालू प्रसाद यादव का मजबूत मुस्लिम यादव समीकरण था। इस समीकरण के सामने खुद को अकेला पा रहे भूमिहारों को बीजेपी ही एकमात्र ताकतवर विकल्प नजर आ रही थी। तीसरी बड़ी वजह थी उनकी अपनी पहचान। वो खुद को ब्राह्मण और धर्म का रक्षक मानते थे, इसलिए हिंदुत्व की विचारधारा उन्हें
स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती ही थी। उस दौर में भूमिहारों के संगठनों में एक नारा खूब चलता था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल था कि जो जाति कुछ साल पहले तक अपनी जातीय श्रेष्ठता के लिए हिंसक संघर्ष कर रही थी, अब हिंदू एकता के नाम पर पिछड़ों और दलितों के साथ एक मंच पर कैसे खड़ी होगी, एक थाली में कैसे खाएगी? इसका जवाब समाजशास्त्रियों ने जाति के सांस्कृतिकरण या सेंसिटाइजेशन ऑफ कास्ट के सिद्धांत में ढूंढा। इसका मतलब ये था कि अब जाति की पहचान ऊंच नीच के बजाय सांस्कृतिक भिन्नता के तौर पर पेश की जाने लगी। भूमिहारों ने खुद को जमींदारों की छवि से निकालकर हिंदू धर्म के रक्षक और सांस्कृतिक अगुवा के तौर पर पेश करना शुरू किया और इस नई पहचान के साथ उन्हें पिछड़ी जातियों के साथ मन साझा करने में, रोटी तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब लड़ाई जातियों के बीच नहीं बल्कि हिंदू बनाम अन्य की बनाई जाने लगी। इस राजनीतिक बदलाव का असर जमीन पर भी दिखा। CSDS लोकनीति के सर्वे बताते हैं कि साल 2000 में जहां 43% भूमिहार बीजेपी को वोट देते थे, वही 2014 तक आते आते आंकड़ा बढ़कर 70% हो गया, लगभग 69। रणवीर सेना के दौर की हिंसा और लालू यादव की राजनीति के विरोध ने भूमिहारों को भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेने पर मजबूर तो किया, लेकिन यहाँ एक नया सवाल खड़ा था कि क्या इस नए राजनीतिक घर में उन्हें वो पुराना रसूख मिलेगा जो कभी कांग्रेस के राज में था? अब इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। बीजेपी की राजनीति का आधार हिंदू एकता है, जिसमें उसे अगड़ों के साथ साथ पिछड़ों और दलितों का वोट चाहिए। नंबर्स तो वही हैं। इस समीकरण में भूमिहार एक ज़रूरी हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अकेले वो सत्ता की चाबी नहीं है। यही उनकी नई राजनीतिक चिंता है। वो एक मजबूत वोट बैंक हैं, लेकिन अब किंग्स नहीं हैं, किंग मेकर्स नहीं हैं। इस बदलती सियासत के साथ साथ भूमिहार समाज के अंदर भी एक बड़ा बदलाव आ रहा था। 90 के दशक के बाद खेती किसानी पहले जैसे तो मुनाफे का सौदा नहीं रही। अनिकेत नंदन और आर संतोष अपने रिसर्च पेपर में बताते हैं कि इसी दौर में भूमिहार समाज के नौजवानों ने बड़ी संख्या में गाँवों से शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। ज़मीन की ताकत घट रही थी, इसलिए अब शिक्षा और नौकरियों के जरिए एक नया रास्ता तलाशा जा रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि आज बिहार के शहरों में एक नया भूमिहार मिडिल क्लास खड़ा है। ये वो पीढ़ी है जो अपनी पहचान जमींदारी से नहीं बल्कि अपनी डॉक्टरी, वकालत और अफसरी से बनाती है। उनके पुराने सामाजिक रसूख और शिक्षा पर जोर ने उन्हें इस नए दौर में भी आगे रहने में मदद की है। इस नए मध्यम वर्ग ने अपनी जाति को मजबूत करने के लिए नए तरीके भी ईजाद किए हैं। अब पारंपरिक जातिगत सभाओं के साथ साथ शहर में नए प्रोफेशनल संगठन भी बन रहे हैं, जैसे भूमिहार वकीलों का संगठन है, डॉक्टर्स की अपनी एसोसिएशन है। ये संगठन ऊपर से तो सामाजिक काम करते हैं, मुफ्त में मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन इसका असली मकसद है अपने समाज के लोगों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना। इसका एक दिलचस्प उदाहरण पटना में भूमिहारों द्वारा चलाए जा रहे निजी स्कूल हैं। अनिकेत नंदन और आर संतोष के रिसर्च पेपर में संत गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल के संस्थापक विजय कुमार सिंह का एक इंटरव्यू है, जिसमें वो कहते हैं, मेरा स्कूल एक तरफ छात्रों को ज्ञान देता है तो दूसरी तरफ उन काबिल भूमिहारों को रोजगार भी देता है जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली। हमारा लक्ष्य भूमिहारों का एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने समाज के भी काम आए। ये तरीका है अपने लोगों को सिस्टम के भीतर ताकतवर बनाने का। समाजशास्त्री इसे अवसरों का भंडारण या अपॉर्चुनिटी होर्डिंग कहते हैं। तो आखिर में भूमिहारों की कहानी आज कहाँ खड़ी है? उनकी पहचान अब ज़मीन की पुरानी हनक और बाहुबल से आगे निकलकर एक नए दौर में है। उनकी लड़ाई अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर बनाने और शहरों में अपनी पकड़ मजबूत करने की है। उनकी राजनीतिक ताकत अब पहले की तरह एक तरफा नहीं रही, लेकिन उनका सामाजिक और प्रोफेशनल नेटवर्क आज भी बहुत मजबूत है। बिहार की राजनीति में भले ही वो अब अकेले किंग मेकर्स नहीं हैं, लेकिन आज भी इतने ताकतवर हैं कि कोई भी राजनीतिक दल उन्हें नज़रअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता, चाहे वो किसी भी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से आता हो। भूमिहार समाज को लेकर के ये जो सारा शोध था, इससे एक आलेख में बदला हमारे साथी कमल ने और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया है। हम चीज़ एक पहले भी आपसे कह चुके हैं, उसको हम दोहराते हैं कि किसी भी समाज के ऊपर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में हर पहलू को छूना असंभव है। हर पहलू के बारे में पूरी तरह से बात करना भी मुश्किल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ में, इस स्पष्टीकरण के साथ में इस वीडियो को देखा जाए। हमारी मंशा ये है कि भूमिहारों को लेकर आपकी जो समझ है उसमें इजाफा हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें और जानकारियों को शामिल किया जाना चाहिए, हमें इस विषय पर और काम करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आप देखते रहिए खबरगाह।